नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। तो देश दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और मैं हूं आपके साथ किरण, और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार सरकार के गठन की, जिसकी कवायद जो है गीतू देखिए यहां पर तेज हो गई है। नीतीश कुमार आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसके साथ ही बीजेपी विधायक दल, जेडीयू विधायक दल और एनडीए विधायकों की एक संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। बिल्कुल, और 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह भी पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट केस की। ब्लास्ट केस बाद के बाद जो जांच एजेंसियों का एक्शन है वो लगातार जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया है और ये कार्रवाई अल फलाह ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिली अहम जानकारी और सबूतों के आधार पर की गई है। तो जावेद अहमद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और वहीं तीसरी खबर में बात होगी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता माने जाने वाले गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। सुबह 10 बजे सुरक्षा एजेंसियां अनमोल को दिल्ली एयरपोर्ट लेकर के पहुंचेगी। अनमोल बिश्नोई का नाम 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था। और आखिरी खबर में बात होगी पीएम मोदी की। पीएम मोदी आज देश भर के किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी आज 19 नवंबर को पीएम सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त की राशि जारी करेंगे और रिमोट का बटन दबाकर देश के पात्र किसानों को राशि जारी की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के 24,17,000 से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में आज 494 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि आएगी। तो बिल्कुल देखिए तो यहाँ पर 4 बड़ी खबरें हैं, जिस पर हम विस्तार से जो है जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। मौजूदा वहां पर 7वीं विधानसभा आज भंग हो जाएगी और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसके साथ ही मौजूदा सरकार का जो कार्यकाल है वो औपचारिक रूप से आज के दिन जो है वो समाप्त हो जाएगा। नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो और तेज हो जाएगी। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है और ऐसे में देखिए कि आज जेडीयू विधायक दल, बीजेपी विधायक दल और एनडीए की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, और देखिए इन बैठकों में एनडीए विधायक अपना नेता चुनेंगे और इसके बाद एनडीए का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। तो बिहार में बहुमत हासिल करने वाले एनडीए की बड़ी पार्टी बीजेपी से 89 विधायक जीते हैं और सभी आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये मीटिंग पटना बीजेपी कार्यालय में होगी। इस दौरान सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, विनोद तावड़े समेत बीजेपी के सभी बिहार के टॉप लीडर्स मौजूद रहेंगे। तो बैठक में विधायक दल के नेता के नाम पर सभी हामी बनेंगे। वहीं जेडीयू से 85 विधायकों ने जीत हासिल की है और सभी आज जेडीयू विधायक दल की बैठक में भी मौजूद रहेंगे। और बिल्कुल देखिए इनमें से जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, नीतीश कुमार, संजय झा, विजय चौधरी सहित तो जो जदयू के यानी कि जेडीयू के जो सभी टॉप लीडर्स हैं वो पार्टी के नेता जो है वो मौजूद रहेंगे इसमें। और बैठक में विधायक दल के नेता के नाम पर सभी जो है वो हामी भरेंगे। और वहीं दोनों बैठकें खत्म होने के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम के यानी जो 5 पांडव का जिक्र जो हमने देखा नतीजों के दिन किया गया, उनके सभी जो 202 विधायक हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही नीतीश कुमार, चिराग पासवान, संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा मौजूद रहने वाले हैं। इनमें सभी दल अपनी अपनी ओर से चुने गए विधायक दल के नेता पर चर्चा करेंगे और वहीं एनडीए नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुनेगा। बिल्कुल, तो पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक है और आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दृष्टि गुप्ता से। दृष्टि, तो आज का दिन बेहद खास है और ऐसे में चयन होगा, कौन होगा विधायक दल का नेता और तमाम औपचारिकताएं आज होने जा रही हैं, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए बीजेपी का जो आज का दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि अगर आज बात करें तो बीजेपी विधायक दल की बैठक 10 बजे शुरू हो जाएगी अटल सभागार में पटना में, जो भाजपा का ऑफिस है, और वहां पर सभी नेता मौजूद होंगे। विनोद तावड़े भी वहां पर है, धर्मेंद्र प्रधान भी हैं। और जैसे कि कल ही ये खबर आई थी कि जो विधायक दल के नेता के पर्यवेक्षक चुने गए हैं
वो भी वहां पर होंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें जो सह पर्यवेक्षक हैं साध्वी निरंजन ज्योति और इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, ये सब वहां पर होंगे और आज ये बैठक शुरू होगी। और इसमें ये होगा कि कौन हर पार्टी से मंत्री चुने जाएंगे, 20 से 25 कौन कौन रहेगा, तो कई ऐसे नाम है यहाँ पर। उसके बाद जेडीयू के विधायक दल की बैठक शुरू होगी और फिर एनडीए की विधायक दल की बैठक शुरू होगी लगातार। और इसके बाद फिर नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ खान के पास जाएंगे और उनको सौंपेंगे अपना पत्र और नई सरकार के गठन के लिए आगे बात करेंगे। तो देखिए, क्योंकि 20 तारीख को ऑलरेडी शपथ ग्रहण समारोह है बिहार के मुख्यमंत्री का, तो उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। लेकिन आज की बैठक इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नई सरकार के गठन की तैयारियों के लिए तीनों दलों को आज मिलकर के बात करनी है। तो सारे शीर्ष नेता मौजूद होंगे आज के दिन, सारे पर्यवेक्षक मौजूद होंगे। और इसके साथ ही अगर बात करें तो जितने भी नए लोगों का नाम मंत्री पद के लिए शामिल है वो है सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन और रेणु देवी, नीतीश मिश्रा, तारा किशोर भी मंत्री हैं, बन सकते हैं, बात कर सकते हैं। और तो हम पार्टी दृष्टि जिस तरह से ये नाम सामने आ रहे हैं, चर्चा भी आज होनी है और लगभग 30 से 32 ऐसे नाम हैं जो मंत्री पद की भी शपथ लेंगे। लेकिन इन सबके साथ क्या इसी मंच पर जो 20 तारीख को कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, उसी मंच से सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे या फिर बाकी मंत्री भी जो है वो शपथ ग्रहण करते दिखाई देंगे? ये क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, मुख्यमंत्री तो शपथ ग्रहण समारोह में होंगे ही, वो तो शपथ लेंगी, लेकिन साथ में जो मंत्री होंगे वो भी शपथ लेंगे। लेकिन अभी विभाग जो है वो उनको नहीं दिए जाएंगे, विभाग जो है वो बाद में विस्तृत किए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल सब मंत्री भी मंत्री पद की शपथ लेंगे और जिन जिन लोगों का नाम फाइनल किया है वो भी लेंगे। और ये बात पहले चल रही थी कि भाजपा से एक उप मुख्यमंत्री होगा क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो जेडीयू के हैं, लेकिन फिर ये बात आई कि नहीं, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। तो अभी एक तो सम्राट चौधरी होंगे, दूसरे का नाम अभी तय नहीं है। तो ये इस तरीके से नाम तय होंगे और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री दृष्टि और चिराग पासवान की क्या कोई अहम भूमिका रह सकती है? पहले बहुत कयास लग रहे थे और लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा था, चिराग पासवान का अमित शाह से मिले और उनको कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश भी हुई थी। इस बार हमने ये देखा, तो क्या लग रहा है कुछ अच्छा उन्हें मिल सकता है इस बार? देखिए, ये तो चिराग को लेकर के ये बात है कि वो पार्टी के अकेले ऐसे लीडर हैं जिनके नाम पे पार्टी चलती है, उनको बहुत अच्छा जनता का समर्थन है और इसी के चलते उन्होंने सीट बढ़ाने को लेकर के कई तरह की बातें शुरू की थी जिसमें वो काफी नाराज भी दिखाई दिए थे। लेकिन ऐसा नहीं था, उनको अच्छी सीटें मिली और उनमें से उन्होंने 19 सीटों पे अच्छी जीत भी दर्ज की। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री, क्योंकि ऑलरेडी वो केंद्रीय मंत्री हैं और एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनकी एक अच्छी भागीदारी रहेगी आज एक विधायक दल की बैठक है क्योंकि वो भी बिहार से ही है और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा भी उन्होंने दिया था। तो एक अच्छा जनाधार उनका है और उनकी पार्टी के भी एक नेता बन सकते, जैसे कि कह सकते हैं कि हम पार्टी से भी एक मंत्री बनेंगे और आरएलएम से भी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है स्नेह लता उसका नाम है और हम पार्टी से संतोष कुमार सुमन का नाम है। बाकी एलजेपीआर से राजू तिवारी हैं, संजय पासवान है, इन सब के नाम भी सामने आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट मामले की, जिसमें जांच एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया और ये कार्रवाई अल फलाह ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिली अहम जानकारी और सबूतों के आधार पर की गई है। और बिल्कुल देखिए कि ईडी ने ये जांच 2 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दर्ज की थी। मेडिकल कराने के बाद सिद्दीकी को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोप ये भी है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने गलत तरीके से NAAC मान्यता होने का दावा किया। यूजीसी के सेक्शन 12B के तहत मान्यता होने की एक झूठी जानकारी दी गई। बिल्कुल, और देखिए ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि छात्रों, माता पिता और आम जनता को गुमराह कर आर्थिक फायदा लिया जा सके। यूजीसी ने साफ किया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी सिर्फ सेक्शन 2F के तहत एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में सूचीबद्ध है और उसने कभी भी 12B के तहत मान्यता के लिए आवेदन ही नहीं किया है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अब जांच में कई सारे खुलासे जो है वो हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता रजनीश का। रजनीश, 12B के तहत देखिए किसी तरह की मान्यता नहीं थी, इसको लेकर के यूजीसी ने जो है बड़ा खुलासा किया है। अब आगे और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, विस्तार से बताइएगा। देखिए, कल देर रात को ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन थे जावेद अहमद सिद्दीकी,
जो चांसलर भी थे उनको साकेत कोर्ट के जो जज है उनके घर पे पेश किया था। और पेश करने के बाद जो जावेद अहमद सिद्दीकी की 13 दिन की जो ईडी कस्टडी है वो कोर्ट ने दे दी है ईडी को। ये पूरा अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाए तो 415 करोड़ रुपए की ये मनी लॉन्ड्रिंग की जांच थी, जिसमें एक एफआईआर क्राइम ब्रांच ने दर्ज की थी, जिसमें एक एफआईआर में चीटिंग और दूसरे में फॉर्जरी, 2 एफआईआर दर्ज की थी जिसमें चीटिंग और फॉर्जरी के मामले दर्ज थे। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच कर रही थी, जिसमें ईडी को 415 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की बात पता चली। जब ईडी की अगर बात की जाए तो ईडी ने साकेत कोर्ट के जो एडिशनल सेशन जज है शीतल चौधरी, उनके घर पे उनको पेश किया था। देर रात की ये बात है, जहां से 13 दिन की कस्टडी में भेज दिया। अब माफ कीजिएगा 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया। इन पे जो जावेद अहमद सिद्दीकी इस पे आरोप है कि इससे यूनिवर्सिटी और संस्थान पे झूठे नाक और यूजीसी दावों के आधार पर करीब 415 करोड़ रुपए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बनाई। ये जो क्राइम जो क्रिमिनल भाषा में कहा जाए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत 415 करोड़ रुपए के इसने पैसे अर्जित किए। इसके अलावा 13 नवंबर को क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी जिसमें बीएनएस की धारा 337/2025 और 338/2025 थे। एफआईआर में आरोप लगाया था कि अल्फला यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर पुराने और खत्म हो चुकी नाक ग्रेड दिखाकर छात्रों और उनके परिजनों को धोखा दिया, जिसके चलते छात्रों ने वो नाक एक्रीडेशन को देखते हुए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और इसी के तहत जो अल्फला यूनिवर्सिटी में 415 करोड़ रुपए बनाए। फिलहाल अब ईडी के पास जावेद अहमद सिद्दीकी की 14 दिन की कस्टडी है। इस 14 दिन की कस्टडी में ईडी तमाम उन सवालों के जवाब लेगी जिनके जवाब अभी तक ईडी और तमाम दूसरे लोगों को नहीं मिल पाए। बिल्कुल रजनीश, और यहाँ पर अगर देखिए इस तरह की बातें सामने आ रही है कि मान्यता के लिए कभी आवेदन नहीं किया, तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ते होंगे, यहाँ से निकलकर डॉक्टर्स बनते होंगे, उन्हें किस तरह से फिर काम मिलता होगा, या फिर जब उनके डॉक्यूमेंट्स जांच किए जाते होंगे तो ये तो मान्यता प्राप्त है ही नहीं एक तरह से। देखिए गीतू, ये जो मामला, ये जो इस बार जो ईडी ने अरेस्ट किया है, ये इस बार का मामला है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इससे पहले भी इस तरीके की जो है वो काम अल्फला यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं जावेद अहमद सिद्दीकी, उनके द्वारा किए गए थे। पहले भी कभी ऐसा हुआ हो कि कुछ दिनों के लिए नाक एक्रीडेशन उनको ना मिला हो और उस दौरान उन्होंने नाक एक्रीडेशन का जो है वो दावा किया हो, जिसके बाद कुछ दिनों बाद उन्हें एक्रीडेशन मिल गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उनकी जो जिस तरीके से तमाम जो दिल्ली में जो आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले डॉक्टर्स थे उनका कनेक्शन जो अल्फला यूनिवर्सिटी से निकला था, तो ऐसे में जब नाक ने उनकी एक्रीडेशन खत्म करी तो बावजूद इसके उन्होंने एक्रीडेशन को जारी रखा और बच्चों को एडमिशन दिया। यही सब चीजें हैं जिनको लेकर ईडी अब जांच कर रही है। जी रजनीश, इस पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं गीतू। बिल्कुल, और देखिए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से रिपोर्ट किए जाने के बाद सुबह 10 बजे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उसे लाया जाएगा और अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की कई टीमें एयरपोर्ट पर तैनात रहेंगी ताकि सुरक्षा, कागजी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। बिल्कुल, और देखिए इस बीच में जांचकर्ताओं के मुताबिक अनमोल बिश्नोई के खिलाफ देश भर में 32 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें से 20 मामले राजस्थान में है। ये केस फिरौती, अपहरण, हत्या की कोशिश और टारगेट किलिंग जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि उसे सबसे पहले किस एजेंसी की कस्टडी में भेजा जाएगा, इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। बिल्कुल, और सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने अनमोल को डिपोर्ट और कस्टडी के लिए 2 बार आधिकारिक आवेदन भी भेजा था। हाल ही में इंटरपोल ने उसकी पहचान से जुड़े दस्तावेज भी मांगे थे जो मुंबई पुलिस ने उपलब्ध कराए थे। और इसी के साथ अनमोल बिश्नोई 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था और जांच के दौरान पुलिस को गिरफ्तार शूटरों से वॉइस क्लिप्स मिले जो अनमोल की आवाज से मेल खाते हैं, जिनमें वो हमलावरों को निर्देश देता है, उसे उकसाता है। ये इस तरह की जो बातें हैं वो सुनी गई है और जांच में ये सब कुछ सामने आया है कि अनमोल कई साल पहले फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से भागा था। कनाडा, अमेरिका और केन्या में वो लगातार घूम रहा है। बिल्कुल, और देखिए एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। गैंग की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से जुड़े 2 मामलों में एनआईए ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किया। अमेरिकी अधिकारियों की ओर से डिपोर्टेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब भारतीय एजेंसियां आईजीआई एयरपोर्ट पर संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी कर रही हैं। अनमोल बिश्नोई जो है वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और हमने यूएसए में सारे जो जस्टिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको कांटेक्ट किया था
और जस्टिस डिपार्टमेंट्स में हमने विक्टिम एज ए विक्टिम फैमिली हमने रजिस्टर की थी। अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने यूएसए से बाहर निकाला है और इसके पहले भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो यूएसए में डीएचएस डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से डिटेन हुआ है आयोवा में। 18 नवंबर 2025 को अनमोल बिश्नोई को बाहर निकाला है यूएसए से। तो मेरा प्रश्न ये है कि शायद से वो हिंदुस्तान आ रहा है, उसको डिपोर्ट किया जा रहा है या कहाँ जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वो इस पे एक तुरंत एक्शन ले, अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए और जल्द से जल्द इंटरोगेट कीजिए, क्योंकि पूरे समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं रजनीश का। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, बहुत बड़ी कामयाबी है अनमोल बिश्नोई को भारत लाना, और इसके बाद जितने तकरीबन 32 मामलों का जिक्र जो हुआ यहाँ पर, उनमें से 20 तो राजस्थान से ही है। देखिए किरण, अनमोल बिश्नोई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अनमोल बिश्नोई का रूट क्या रहने वाला है। अनमोल बिश्नोई को जो है वो भारत लाने की पूरी तैयारी कर ली गई। इसे एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए अनमोल बिश्नोई को पहले अमेरिका से सीधा फ्लाइट से अफ्रीका, वहां पे अफ्रीका में वो फ्यूल लेगा। उसके बाद अगर टॉप सूत्रों की अगर बात की जाए तो वहां से अनमोल को डिपोर्ट किया जाएगा और एजेंसी के हवाले करते हुए फ्लाइट सीधा पहले सूडान जाएगी। उसके बाद फ्लाइट वियतनाम होते हुए भारत पहुंचेगी। तो तकरीबन 10-11 बजे के आसपास का ये वक्त रहने वाला है। उम्मीद है कि 10 से 11 बजे या आफ्टरनून तक अनमोल बिश्नोई भारत पहुंच जाएगा। हालांकि जहां तक अनमोल बिश्नोई के आरोपों की बात है तो अनमोल बिश्नोई के ऊपर न सिर्फ बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप है, बल्कि अनमोल बिश्नोई सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई थी उसमें भी वो मुख्य आरोपी है। इसके अलावा जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उसमें भी एक जो है आरोपी अनमोल बिश्नोई है। ये तो वो मामले हैं जो हाईलाइट हो, जो बड़े मामले थे। कई 30 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो अभी हाईलाइट नहीं हुए, लेकिन उनमें भी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ तमाम FIR दर्ज है, अलग अलग राज्यों में दर्ज है। खासकर राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान में भी मामले दर्ज है। वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि अनमोल बिश्नोई की जहां तक बात है तो अनमोल बिश्नोई जो है वो भारत से फर्जी पासपोर्ट के जरिए भागा था। एक केस में अनमोल बिश्नोई को राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया था, जिसमें उसे कोर्ट में पेश किया गया, जेल में वो रहा। उसके बाद वो बाहर आया था, लेकिन बाहर आने के बाद वो अपने एक साथी राहुल जिसका नाम था उसने मदद मांगी और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की मदद की सहायता से उसने जो है वो ये फरीदाबाद के एड्रेस पे एक फर्जी पासपोर्ट बनाया भानु प्रताप के नाम से, जिसमें फोटो तो अनमोल बिश्नोई की थी लेकिन नाम लिखा था भानु प्रताप। और जहां तक बात एड्रेस की है उसमें एड्रेस में दिया हुआ था फ्लैट नंबर 160 T4 ऑरिक सिटी होम्स सेक्टर 82 सेक्टर 82 फरीदाबाद। ये वो एड्रेस था जिसके नाम पे वो पासपोर्ट बनाया गया था। इसमें अपने इसके पिता का नाम उसने राकेश बताया था और माता का नाम सुमित्रा देवी बताया था। ये वो फर्जी पासपोर्ट के जो क्रेडेंशियल थे जो मैंने आपको बताया, इसी फर्जी पासपोर्ट के सहारे अनमोल बिश्नोई बाहर भागा था और बाहर बैठ के वो लॉरेंस बिश्नोई के आदेश पे या लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर भारत में तमाम जो गतिविधियों को अंजाम देता था। जिसके बाद से NIA ने 10 लाख रुपए का इनाम अनमोल बिश्नोई पे जो है घोषित किया था। जी आपको याद होगा कि कुछ समय पहले कैलिफोर्निया में उसे फर्जी कागजात के साथ अरेस्ट किया था, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया था। और इसी जो अनमोल बिश्नोई, रजनीश, इस बात को हम थोड़ा समझना चाहेंगे। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, ऐसे में अनमोल बिश्नोई का यहाँ पर गिरफ्तार होना और उसको प्रत्यार्पित करके भारत लाना, पूरे मामले में जो है उसके ऊपर में मामला जो है वो चलेगा, यानी तफ्तीश आगे और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में ये बिश्नोई गैंग की कितनी बड़ी जो कमर तोड़ने वाली खबर है। देखिए, ये बिश्नोई गैंग के लिए बहुत बड़ी सेटबैक है कि अनमोल बिश्नोई को अरेस्ट किया गया। मैं आपको बता रहा था कि अनमोल बिश्नोई को जब कैलिफोर्निया में अरेस्ट किया गया था तो उसके बाद फर्जी कागजातों के सारे अरेस्ट किया गया। अब जो लॉरेंस बिश्नोई चाहता था गोल्डी बराड़ और जो रोहित कुदारा है वो अनमोल बिश्नोई की जमानत करने में मदद करे, जो इन्होंने नहीं की। जिसके बाद गैंग दो फाड़ हुए। जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपने कॉन्टैक्ट को यूज करके जो अनमोल बिश्नोई की जमानत करवाई और इसी के बाद दोनों गैंगों में कट्टर दुश्मन हो गए। अब अनमोल बिश्नोई को जो है वो आप सोचिए कि अनमोल बिश्नोई के लिए उसने अपने गैंग के 2nd और 3rd नंबर के जो गैंगस्टर थे उनसे दुश्मनी मोल ले ली। अब अनमोल बिश्नोई को अरेस्ट कर लिया गया और भारत लाया जा रहा, तो ये बहुत बड़ी धक्का है लॉरेंस बिश्नोई और पूरे गैंग के लिए। लॉरेंस बिश्नोई का भाई एजेंसीज के हाथों आ गया। तो अब बहुत, मैं आपको बताऊं
कि भारत में जितने भी गैंगस्टर्स इस समय एक्टिव हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से लॉरेंस बिल्कुल, बिश्नोई के यानी साथ अगला जुड़े हैं। जो शिकंजा है वो उन गैंग्स पर भी होगा। रजनीश, आप इस खबर पर भी नजर बनाए रखिएगा, आपसे और अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे और बढ़ते चलिए, हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में देश भर के 9 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए पीएम किसान योजना की 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की 21वीं किश्त जारी करेंगे। और अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान पीएम मोदी दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन में ये राशि ट्रांसफर करेंगे। बिल्कुल, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है किसानों के लिए। देखिए, केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में 21वीं किस्त पहले ही जारी कर दी है। 26 सितंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के किसानों को ये किस्त दी गई, क्योंकि इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अग्रिम राहत दी गई थी। बिल्कुल, और ये देखिए, इसके अलावा 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर के किसानों को भी एक किश्त मिल चुकी है। तो बाकी राज्यों को नवंबर में भुगतान होने की उम्मीद है। और इस योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। तो पहली किश्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किश्त अगस्त नवंबर और तीसरी किश्त दिसंबर मार्च के बीच जारी की जाती है। और ऐसे में देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की थी। पीएम मोदी वाराणसी, उत्तर प्रदेश के 9.7 करोड़ किसानों के अकाउंट में 20वीं किस्त के रूप में 20.84 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुके हैं। और यहाँ पर पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू हुई थी और इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, जो 3 किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाती है। और अभी देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।